सो स्टूडेंट्स, आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में जरूर सुना होगा। एक ऐसा एक्सेलरेशन जो कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया तो उसके में एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जो कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये मास पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर एक 5 किलो का ऑब्जेक्ट है और एक 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, दोनों को मैं कुछ सेम हाइट से ड्रॉप करूंगा तो दोनों सेम जमीन पर गिरेंगे। ठीक है, सेम समय में जमीन पर गिरेंगे, यानी कि अगर ये 2 सेकंड में नीचे जमीन पर गिर जाएगा तो ये भी 2 सेकंड में ही नीचे जमीन पर गिरेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों पर सेम लगता है, ये मास पर डिपेंड नहीं होता। सो फिर क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा यहाँ पर अर्थ पर तो होता नहीं है। अर्थ पर अगर हम लोगों ने एक फेदर लिया और एक रबड़ का बॉल लिया, दोनों को हम लोग साथ में नीचे ड्रॉप करेंगे तो पहले बॉल गिरेगा रबड़ का, और जो फेदर है वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाता रहेगा। सो ऐसा यहाँ पर क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पर एयर फ्रिक्शन भी होता है। एयर फ्रिक्शन, ठीक है, हवा भी होती है ना, एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर की वजह से जो फेदर है उसके ऊपर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता रहता है। वो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो लगता रहता है, वो बॉल पर भी लगता है, लेकिन बॉल का मास ज्यादा होने की वजह से वो जल्दी नीचे गिर जाता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर ये जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं हो, तो हम लोग उस फेदर को और उस बॉल को एक साथ जब ड्रॉप करेंगे तो दोनों एक समय में ही गिरेंगे, यानी कि ये 2 सेकंड में तो ये भी 2 सेकंड में, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास पर डिपेंड नहीं होता। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखिए यहां पर मैंने 2 पेज लिए हैं, दोनों का साइज सेम है, लेंथ ब्रेथ दोनों का सेम है, दोनों का मास भी सेम ही होगा। सो एक पेज को मैं क्या कर रहा हूं, एक पेज को तो मैं ऐसे ही रख रहा हूं और जो सेकंड वाला पेज है उसको मैं ऐसा मोड़ दे रहा हूं। ठीक है, ऐसा मोड़ दे रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, क्रम्बल कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस पेज को यहां से ऐसे ड्रॉप करने वाला हूं और इसको ऐसे ड्रॉप करने वाला हूं। आप लोगों को यह बताना है कि कौन सा पहले नीचे गिर जाएगा। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा कौन सा पहले नीचे गिरेगा। 1 2 3। सो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बॉल है ये तो कब का नीचे गिर गया था, लेकिन ये जो पेज था ये वाला वो आराम से धीरे धीरे चल रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर भी एयर फ्रिक्शन लग रहा है, एयर का फोर्स लग रहा है। क्यों? वो किस पर लग रहा है? वो इसके सरफेस एरिया पर लग रहा है। जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया तो इस पर एयर फ्रिक्शन कैसे लग रहा है? एयर फ्रिक्शन यहां पर लग रहा है, यहां पर लग रहा है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, हर जगह लग रहा है। इसके हर एक पॉइंट पर सरफेस एरिया पर एयर फ्रिक्शन लग रहा है, वो इसमें भी लग रहा है। तो ये नीचे क्यों जल्दी गिर जा रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका सरफेस एरिया देखो कम हो गया है और इसका सरफेस एरिया अभी भी ज्यादा है। सो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एयर फ्रिक्शन उतना ज्यादा लगेगा, और यहां पर इसका सरफेस एरिया कम हो गया है इसलिए एयर फ्रिक्शन भी इसके ऊपर कम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि हम इन दोनों को एक ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पर ये एयर हो ही नहीं, तो एयर फ्रिक्शन होगा ही नहीं। फिर हम जब इन दोनों को एक साथ ड्रॉप करेंगे तो ये दोनों एक साथ ही गिरेंगे, ये दोनों एक साथ ही गिरने वाले हैं, क्योंकि जो जी होता है वो इन दोनों के मास पर या तो सरफेस एरिया पर किसी पर भी डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने इनको ड्रॉप किया। सो ये तो धीरे धीरे जा रहा था, देखो ध्यान से देखना, 1 2 3। सो बॉल तो कब का नीचे गिर गया और ये आराम से धीरे धीरे जा रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा था, उसका सरफेस एरिया कम था। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना उसके ऊपर एयर फ्रिक्शन लगेगा, एयर प्रेशर लगेगा, वो नीचे जिसे ऐसे जाता रहेगा। आप लोग को मैं एक और बात बताता हूँ, आप लोगों ने एयरप्लेन को देखा होगा, हवाई जहाज जो उड़ता है, तो आप लोगों ने उसका आगे वाला पार्ट देखा होगा। उसका आगे वाला पार्ट कैसा होता है? उसका आगे वाला पार्ट ऐसे बुलेट ट्रेन जैसा होता है ना, उसका आगे वाला पार्ट ऐसे बुलेट ट्रेन जैसा होता है। वो बुलेट ट्रेन जैसा क्यों बनाया गया है? वो उसको ऐसा सीधा क्यों नहीं बना दिया? ऐसा उसको सीधा क्यों नहीं बना दिया गया? उसको ऐसा ऐसा टेढ़ा क्यों गया? ऐसा क्यों बनाया गया है? ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि अब जब एरोप्लेन उड़ेगा तो आसपास एयर फ्रिक्शन तो रहेगा। ठीक है, आसपास एयर फ्रिक्शन तो रहेगा, तो एयर फ्रिक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एयर फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, सो देखो ये ऐसे जाएगा तो इस पर ज्यादा एयर फ्रिक्शन लगेगा, और ये ऐसे जाएगा तो एरिया कम हो गया है तो कम एयर फ्रिक्शन लगेगा। सो ऐसे हवाई जहाज को उड़ने में आसानी होगी क्योंकि उस पर जो एयर फ्रिक्शन है वो कम लगेगा। आप लोगों को यहाँ पर मेरा बताने का मकसद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं होता है।
ठीक है। वो कहाँ कहाँ डिपेंड होता है, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड होता है। वो किसी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं होता है। हम दोनों ऑब्जेक्ट का मास कोई भी लें, उनको सेम हाइट से छोड़ेंगे तो दोनों साथ में ही नीचे गिरने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इस जी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करिए और आप एक ऐसे वीडियो में पहुंच जाएंगे जहां पर जी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच।